हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं, आप लोग की डिमांड थी कि मैम फिगर ऑफ स्पीच कराइए, तो इस वीडियो में आज हम फिगर ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले ये आपकी पेड पीडीएफ है, मेरी पेड पीडीएफ है। ओके, ये आपको मिल जाएगी ग्रामर का, इसमें सारे रूल्स हैं ग्रामर के। ठीक है, 249 में मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है सभी का कि क्या ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है? भाई ग्रामर को तो मत बांटो आप लोग, लिटरेचर में बांट सकते हो, क्योंकि लिटरेचर का सिलेबस जो होता है वो अलग अलग होता है, कई जगह का अलग हो जाए, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, बीपीएससी है, हर जगह लिटरेचर अलग रहता है। लेकिन जो ग्रामर होते हैं ना, आप देखेंगे ना, सारे सिलेबस मिला लो, ग्रामर का सेम सिलेबस होता है। तो ग्रामर में मत बांटिए कि ग्रामर में ये टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि पीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट है या फलाने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर सभी के लिए इक्वल होता है। जो रूल्स है वो सब जगह एक ही रूल आएंगे, अगर वो रूल है तो ग्रामर का। तो इसमें सारे ग्रामर के रूल्स हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई टीजीटी पीजीटी इसमें अपने ग्रामर के पीडीएफ में नहीं लगाया है। जहाँ पे भी आपकी ग्रामर आती है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस, एनवीएस, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे भी आपकी ग्रामर कॉम्पिटिटिव लेवल पे पूछी जाती है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड सेकेंड जो पीडीएफ है ये आपको 269 में मिलेगा। ठीक है, इसमें पीजीटी राइटर को कंप्लीट किया गया है, इतने सारे राइटर को कंप्लीट किया गया है, उनके वर्क वगैरह सब विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, वन लाइनर है, तो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये पीजीटी वालों को मैंने रखा तो ज़रूर है, बिल्कुल ये 18 राइटर है, लेकिन अगर ये राइटर आपके अदर एग्ज़ाम में भी हैं तो उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये पीडीएफ। ठीक है, एंड ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको 79 में मिलेंगी। इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है एमसीक्यूज़ के थ्रू। एंड ये वाली जो पीडीएफ है ये आपको 189 में मिलने वाली है, 189 में मिलेगी। जो इसमें 4 राइटर को कवर किया गया है विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, ये आपका वन लाइनर है। और ये वाली जो है ये 199 में मिलेगी, इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है, एमसीक्यूज़ के थ्रू किया गया है, बट ये 199 में, ये एमसीक्यूज़ के थ्रू है, ये वन लाइनर के थ्रू, दोनों में पर कितना ही है, और क्वेश्चंस भी अलग हैं। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। ओके, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो पीडीएफ ले सकता है जो कोई भी इंटरेस्टेड है। आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए दोनों, तीनों, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज फिगर ऑफ स्पीच हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी क्वेश्चन के थ्रू। तो इसमें आई थिंक 63 या 64 होंगे क्वेश्चन। तो देखते हैं, अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कितना आपने स्कोर किया है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत रहेगी वहाँ हम करेंगे। What figure of speech is used when the sound of a word resemble the meaning it denotes? Assonance, onomatopoeia, irony, hyperbole. पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है when the sound of a word resembles, जहाँ पे साउंड की बात होती हो। आप कुछ मत देखो, ठीक है, ये कीवर्ड याद रखना है। कभी भी इस टाइप का पूछे ना तो आप कुछ मत देखो, बस इतना देखो साउंड की बात आ रही है। तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच में साउंड हमने पढ़ा है? अब इतना तो आपने तैयारी कर ही रखी होगी कि साउंड वाला पढ़ लिया होगा कि साउंड किस में आता है, ये साउंड की बात किस फिगर ऑफ स्पीच में होती है। ठीक है, ये साउंड का एलिमेंट कहाँ मिलता है? तो वो कहाँ मिलता है? ओनोमेटोपिया में ही मिलता है। बस इतना याद रखना है, बाकी की डेफिनेशन क्या कह रही है उस पर ध्यान नहीं देना है। साउंड के बारे में पूछ रहा है तो ऑब्वियसली आपका अगर ऑप्शन में ओनोमेटोपिया है तो ओनोमेटोपिया पे आप जाएंगे। ओनोमेटोपिया क्या होता है? ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कोई शब्द उस साउंड की नकल करता है जो वो दर्शाता है। जैसे कि टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक, जैसे कि आपका बज, ओके, जैसे कि बैंग, ये सब क्या है? एक साउंड को दर्शा रहा है। क्लैंग, ये सब क्या है? एक साउंड को दर्शा रहा है। ठीक है, मतलब ये शब्द ना सुनने में वैसे ही साउंड प्रोड्यूस करेगा जैसे ये रियल में होती हैं। तो ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ वाउल साउंड इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स इज कॉल्ड। सीक्वेंस में रहेगा, वाउल साउंड का रिपीटेशन रहेगा, कैसा रहेगा? सीक्वेंस में रहेगा और नियर बाई वर्ड्स रहेगा, शब्दों के पास रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? एलिट्रेशन, असोनेंस, मिटोनमी या सेनिकडोची। सेनिकडोकी बढ़ सकते हो या डोची। तो देखिए यहाँ पे वाउल साउंड की बात हो रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, वाउल साउंड की बात कर रहा है। तो वाउल साउंड की बात कर रहा है तो हम असोनेंस पे जाएंगे। ठीक है, असोनेंस वही फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें पास के शब्दों में एक जैसे आपके वाउल साउंड की रिपीटेशन होती है। जैसे कि अब मैंने बोल दिया हियर द, कैसे आप पहचानोगे? हियर द मेलो वेडिंग बेल्स।
अब यहाँ पे देखिए रिपीटिशन हुई है, यहाँ पे ई की हो रही है, ओ की हो रही है, ठीक है, रिपीटिशन हो रही है, इसके साउंड की रिपीटिशन हो रही है, वो बात हो रहा है। हियर द मेलो, इसके साउंड की रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, जिसमें ई और ओ ये जो आपका वाउल है इसकी रिपीटिशन हो रही है, ठीक है, वाउल की रिपीटिशन देखो कैसे हो रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असोनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इम्प्लाइड सिमली। तो इम्प्लाइड सिमली का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इम्प्लाइड सिमली का नाम क्या है, मेटानमी है, एपिस्ट्रॉफी है, मेटाफर है, हाइपरबली है। तो ये याद रखना है, जो आपका इम्प्लाइड सिमली है उसे क्या कहते हैं, मेटाफर, ठीक है, मेटाफर। मेटाफर वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग वस्तुओं की तुलना बिना लाइक और एज के की जाती है, और यही जो आपकी है यही इम्प्लाइड सिमली कहलाती है, जैसे लाइफ इज़ अ जर्नी, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड एंड आर एब्सेंट, सॉरी द एब्सेंट आर अ पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट यार आइडिया इज कॉल्ड। यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है किसको, किसी डेड पर्सन को, या कोई एब्सेंट चीज़ हो गई, एब्सेंट पर्सन हो गया, उसको एड्रेस किया जा रहा है, या कोई पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग चीज़ है उसको एड्रेस किया जा रहा है, या कोई आइडिया है उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे बस कहना क्या है, फ़र्क ये है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी। तो फिगर ऑफ स्पीच ये जो हो है ना, ये जब कोई डेड पर्सन की मतलब कोई डेड पर्सन हो गया, कोई एब्सेंट वस्तु हो गया, कोई निर्जीव वस्तु को जीवांत मानकर उसको एड्रेस किया जाता है। ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, लिविंग है, और उसको डायरेक्ट एड्रेस किया जाए, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्ट्रॉफी। इसलिए इस पर जोर दिया गया है, बस इस पर ध्यान देना है। ये जो इसमें और पर्सोनिफिकेशन में बस फ़र्क इतना है, पर्सोनिफिकेशन भी नॉन लिविंग चीज़ को ही बोलता है, नॉन लिविंग चीज़ को एज ए ह्यूमन बताता है, इसमें डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है, डायरेक्ट उस चीज़ से बात करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें भी आपके डेड पर्सन की होगा, एब्सेंट चीज़ें रहेंगी, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट रहेगा, उसको नॉन लिविंग चीज़ को ही लिविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्रेसेस अ मीनिंग अपोजिट टू अपेरेंट वर्ड्स। अब यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है जो एक्सप्रेस करता है मीनिंग को, जो अपोजिट है, जो उसका रियल वर्ड है, जो रियल उसका जो कही गई बात है उसका जो वास्तविक अर्थ होता है वो अलग होता है। जैसे मैं कोई बात कह रही हूँ, जस्ट उसका अर्थ जो होगा ना वो अलग होगा, वो क्या होगा, हाइपरबली, आयरनी, मेटाफर या सेनिकडोकी। तो यहाँ पे आयरनी हो जाता है, व्यंग करना। जैसे मैंने कहा मतलब, या कोई भी, अ मैन लुक्स एट द पोरिंग रेन एंड सेज, मतलब एक आदमी है जो रेन को देख रहा है, बारिश हो रही है, मैंने कहा व्हाट लवली वेदर, व्हाट अ लवली वेदर। तो मीन्स क्या हुआ, ये व्यंग है, एक आयरनी है, मीन्स वास्तव में क्या है, मौसम ख़राब है, मैंने कहा व्हाट अ लवली वेदर। तो यहाँ पे आपका गलत हो जाए, मतलब ये हो जाएगा कि आयरनी हो जाएगा, व्यंग करना। जो मैं बात कह रही हूँ उसका जो रियल अर्थ है वो अलग है। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हेयर। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हाइपरबली है, मेटोनमी है, असोनेंस है, एंटीथीसिस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें क्या कह रहा है कि जो अरेबिया का सारा परफ्यूम्स है वो मीठा नहीं कर सकता, ये मेरे लिटिल हैंड को या मेरे गंदे हाथ को महका नहीं सकता। तो भाई अरेबिया का तो परफ्यूम बहुत फेमस है, ऐसा कौन से हाथ में गंदगी लग गई है जो उसको महका नहीं सकता। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। जब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता हो तो उसे ही क्या कहते हैं, हम हाइपरबली कहते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम सो हैंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूँ कि मैं हॉर्स खा सकता हूँ। ऐसा हो सकता है क्या, कितना भी भूखे रहोगे। तो ये बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। विच फिगर ऑफ स्पीच अपीयर्स 10,000 सॉ एट अ ग्लांस। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। पहले तो देखेंगे ये लाइन कहाँ से ली गई है, 10,000 सॉ एट अ ग्लांस, ये आपके डैफोडिल्स की लाइनें ली गई हैं। हमने पढ़ाया है ना, हमने पढ़ा है ये डैफोडिल्स, ठीक है। ये वर्ड्सवर्थ की पोएम डैफोडिल की लाइनें हैं और वहाँ पे ये चीज़ें यूज़ हुई हैं। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, अगेन आपकी हाइपरबली हो जाएगा। यहाँ पे बात क्या हो रहा है, हाइपरबली, मतलब यहाँ पे एक ही नज़र में 10,000 फूल देखे जाने की बात की गई है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसे क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। ऐसा हो सकता है कि एक नज़र में हम 10,000 फूल देख लेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच अलोन अलोन ऑल अलोन अलोन ऑन अ वाइड सी। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था आपके लास्ट एग्जाम में, एक बच्चे ने पूछा भी था मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैंने उसको जवाब नहीं दिया था। उसने पूछा था कि असोनेंस क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, अलोन अलोन ऑल ऑल अलोन।
क्यों नहीं हो सकता, अभी इसी में जान जाएंगे क्यों नहीं हो सकता असोनेंस। असोनेंस मैंने कहा नियर बाई वर्ड्स होता है, वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है, वाउल साउंड की रिपीटिशन होती है, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में ही हो। लेकिन अलिट्रेशन जो होता है, जो आपका अलिट्रेशन होता है वो एक जैसे होते हैं, एक जैसे कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है। यानी कि आपका कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होगा, शुरुआत में बिगिनिंग में होगा और एक जैसा होगा। जैसे यहाँ पे ए ए ए ए ए ए, अब ये कॉन्सोनेंट हो चाहे वाविल हो, लेकिन यहाँ पे एक जैसा आपका साउंड आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ऑल अलोन ये शब्दों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है जो शुरुआत में हो रही है। इतना याद रखना है, ये आपका एलिट्रेशन कहलाता है, इसलिए ये एलिट्रेशन है। और लास्ट एग्जाम में बोर्ड ने भी एलिट्रेशन माना था, असोनेंस नहीं माना था। बहुत सारे बच्चे ने असोनेंस भी लगा के आए थे कि इसमें वाउल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, बट यहाँ पे वाउल साउंड का रिपीटिशन नहीं देखा गया। यहाँ पे जो शुरुआत में ए की साउंड आ रही थी और एक जैसी साउंड थी, यही आपका एलिट्रेशन कहलाता है। ठीक है, ओके, मतलब एक जैसे आपके कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन होती है, उसे ही कहा जाता है आपका एलिट्रेशन। अब यहाँ पे क्यों एलिट्रेशन माना गया, क्योंकि यहाँ पे ए जो शुरुआत में बार बार एक ही जैसे शब्द की जो है वो आपका रिपीटिशन हुआ है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन कंटेंट्स विच फिगर ऑफ स्पीच, मेटोनमी, मेटाफर, एपस्ट्रॉफी, आयरनी। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। हैप्पीनेस इज बट एन ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। तो इस लाइन में जो हैप्पीनेस को यानी कि जो जीवन है उसको क्या कहा गया है, ड्रामा कहा गया है। ठीक है, ड्रामा कहा गया है, जहाँ जीवन को एक ड्रामा के रूप में, ठीक है, जहाँ जीवन को एक मतलब जो जीवन है ना, जीवन को एक ड्रामा कहा गया है। और इस लाइन में जो दुख को उसका सामान्य भाग कहा गया है। ठीक है, इसमें कहा गया है ये क्या हो जाता है, ये आपका मेटाफर हो जाता है, जहाँ जीवन को एक नाटक के रूप में चित्रित किया जाता है। यहाँ पे मेटाफर है, ठीक है, क्योंकि हैप्पीनेस को यहाँ पे बना दिया गया ओकेजनल एपिसोड इन द जनरल ड्रामा ऑफ पेन। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, द पेन इज माइटर देन द शोड। अब यहाँ पे क्या हो गया, मिटोनमी, हाइपरबली। हाइपरबली तो होगा नहीं क्योंकि बढ़ा चढ़ा के बात नहीं हुई है। एंटीथीसिस तो होगा नहीं, दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है, वो भी नहीं है। सेनिकडोची या मिटोनमी क्या होगा यहाँ पे, पेन इज माइटर देन द शोड। तो मिटोनमी क्या होता है, जब किसी वस्तु या विचार को उससे रिलेटेड कोई आपका सिंबल हो जाएगा, उससे रिलेटेड कोई वस्तु को दर्शाया जाता है। जैसे कि किंग ना बोल के, हम किंग बोलते हैं ना, किंग ना बोल के मैं क्राउन बोल दूँ। अब क्राउन जो है वो किंग से ही रिलेटेड है ना, बस रिलेटेड होता है। मिटोनमी सेनिकडोची में फ़र्क कितना होता है, सेनिकडोची पार्ट होता है, किसी होल का पार्ट, किसी पूरे का वो हिस्सा होता है, या किसी हिस्से का एक पार्ट होता है, किसी पूरे का एक पार्ट होता है, वो आपका सेनिकडोची पार्ट होगा, यानी कि उस चीज़ का वो पार्ट हिस्सा होगा। लेकिन जो आपका मिटोनमी है वो हिस्सा नहीं होता है, वो बस रिलेटेड होता है। आप ये चीज़ याद रखें, सब्स्टिट्यूट। जैसे मैं किंग ना बोल के क्राउन बोल दूँ, अब क्राउन भी तो, क्राउन कहाँ रहता है, किंग के सिर पे रहता है, तो ये भी इससे रिलेटेड ही तो है, यानी कि इसका मैंने सब्स्टिट्यूट बोल दिया, ये आपका मिटोनमी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज इलस्ट्रेटेड इन द मैन इज नो फूल। ये हमने कितनी बार ही कर लिया है, द मैन इज नो फूल। जब कोई अच्छी बात को, कोई पॉजिटिव बात को निगेशन के थ्रू बताया जाए, किसी बात को नकारात्मक शब्दों में सकारात्मक रूप से कहा जाता हो, जैसे यहाँ पे बताया गया है द मैन इज़ नो फूल, मीन्स वो समझदार है। ठीक है, तो ये आपका लिटोटस हो जाएगा, और इन लिटोटस में आपका नॉट या नो जरूर आएगा, क्योंकि ये अच्छी बात को, सकारात्मक बात को या पॉजिटिव बात को निगेशन के थ्रू बताता है। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू फॉरगेट डिवाइन, ये एग्जाम्पल कौन सा है, टू एयर इज़ ह्यूमन, यानी कि मानव जो है वो गलती करता है, टू फॉरगिव डिवाइन, और क्षमा करना दिव्य गुण है। दोनों यहाँ पे एक दूसरे से क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दो विपरीत, दो कॉन्ट्राडिक्ट विचारों को, दो कॉन्ट्राडिक्ट थॉट्स को एक साथ जब रखा जाता है तो उसे हम एंटीथीसिस कहते हैं। ठीक है, अब ये मतलब विचार हो जाएंगे, थॉट्स हो जाएंगे, या दो आपके बोल सकते हो दो सेंटेंस एक साथ रखा जाता है, दो विपरीत आइडिया को एक साथ रखा जाएगा। ठीक है, या दो विपरीत फ्रेजेस को एक साथ रखा जाए। सब्स्टिट्यूशन पार्ट, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन पार्ट फॉर द होल इज कॉल्ड। ठीक है, अब ये क्या होगा, मिटोनमी, सेनिकडोची, असोनेंस, लिटोटस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल, मतलब किसी होल का पार्ट या पार्ट का होल क्या कहलाएगा, सेनिकडोची। अभी हमने पढ़ा, मैंने बताया ना, तो सेनिकडोची होगा।
सिनेक्डोची यही होता है कि जब किसी वस्तु के एक भाग को पूरे के लिए या पूरे को भाग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कोई आपका कोई वस्तु है, मतलब कोई वस्तु है जिसके पार्ट को होल के लिए या फिर होल को पार्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने कहा ऑल हैंड्स ऑन डेक। अब यहाँ पे हैंड्स जो है मतलब नाविक की बात कर रहा है। अब हम यहाँ पे हैंड जो होगा वो किसी पर्सन का ही तो होगा, यानी कि उसका हम होल ना बोल के सिर्फ हैंड बोल दें, उसका पार्ट ही बोल दें। जैसे हम जाते हैं कहीं, जैसे आजकल जैसे किसी लड़की का रिश्ता मांगना होता है तो हम क्या कहते हैं, लड़की का हाथ दे दो। हाथ थोड़ी ना हमको पूरी लड़की मांगते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं, हाथ, यानी कि एक होल का एक पार्ट। ये आपका सिनेक्डोची हो जाता है। व्हाट इज़ द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड विदाउट राइमिंग कॉन्सोनेंट नोन एज। यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द राइमिंग ऑफ वाउल साउंड। तो वाउल साउंड की राइमिंग क्या है, विदाउट राइमिंग कॉन्सोनेंट्स नोन एज। यहाँ पे बताना है, मतलब असोनेंस में केवल क्या होता है, जो आपका वाउल साउंड की ही पुनरावृत्ति होती है, वाउल साउंड की ही रिपीटेशन होती है, कॉन्सोनेंट साउंड मेल नहीं खाता है। ये याद रखना है। यहाँ पे वही पूछ रहा है कि वाउल साउंड की राइमिंग क्या है जिसमें कॉन्सोनेंट नहीं होता है, कॉन्सोनेंट का राइमिंग नहीं होता है, तो वो आपका असोनेंस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। असोनेंस में केवल आपकी वाउल साउंड की रिपीटेशन होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं गो, एंड, मो, डी, लॉन। अब यहाँ पे किसकी रिपीटेशन हुई है, गो की, ठीक है। ओ की बार बार रिपीटेशन हो रही है, ये दोनों देखिए वाउल साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। आई थिंक फिर से आ गया, तो ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। अथॉरिटी जो है वो एक मरे हुए एक डाइंग किंग को भूल जाती है। तो यहाँ पे आयरनी है कि मिटोनमी है, एपोस्ट्रोफी है कि पर्सोनिफिकेशन है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो पर्सोनिफिकेशन कब होता है, जब कोई नॉन लिविंग चीज़ को या कोई अमूर्त विचारों को मानवीय गुण दिया जाता है, मानव गुण दिया जाता है। जैसे यहाँ पे अथॉरिटी, ये एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं कि अथॉरिटी क्या कर रही है, डाइंग किंग को भूल जाती है। ऐसा लग रहा है कि ये कोई पर्सन हो, ये कोई पर्सन है जो एक मरे हुए राजा को भूल जाती है, इस तरह हम ट्रीट कर रहे हैं इसको। तो ये क्या हो गया, आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। अथॉरिटी को भूलने की शक्ति दी गई है, जो एक मानवीय व्यवहार है। भूलता तो एक इंसान ही भूलता है ना, ये थोड़ी ना है जिसके अंदर जान रहेगा, जो चलता फिरता रहेगा वही तो ये सब काम करेगा। ये थोड़ी ना कोई नॉन लिविंग चीज़ के अंदर ये क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मिटोनमी है, शिमली है, मेटाफर है, हाइपरबली है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें, फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है ये आपकी मेटाफर हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंडशिप को क्या बना दिया गया है, शेल्टरिंग ट्री से कंपैरिजन की गई है, विदाउट लाइक एंड एज, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंडशिप की तुलना शेल्टरिंग ट्री से की गई है और डायरेक्ट की गई है, बिना आपके लाइक और एज के लगाए हुए। मिल्टन, दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच। एपोस्ट्रोफी, मेटाफर, एलिट्रेशन, हाइपरबली। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मैंने कहा था जो आपका एपोस्ट्रोफी होता है उसमें कोई डेड पर्सन या कोई एब्सेंट थिंग्स या कोई अमूर्त थिंग्स को सीधे संबोधन किया जाता है, सीधे डायरेक्ट एड्रेस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, मिल्टन जो कि अब नहीं है दुनिया में, डेड पर्सन है, तो मिल्टन को ही वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मिल्टन जो कि मृत हैं, फिर भी जो कवि हैं, जो पोएट्स हैं, उनसे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। द प्लो मैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन है, ट्रांसफर एपिथेट है, मेटाफर है, सिमली है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप देखेंगे जो ट्रांसफर एपिथेट होता है ना, ये एक एडजेक्टिव। ट्रांसफर मतलब रूपा, मतलब क्या इसका हिंदी तो आई थिंक याद नहीं आ रहा इसकी हिंदी, मतलब ट्रांसफ़र कर देना। और एपिथेट मतलब एडजेक्टिव को कहीं और ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। तो ट्रांसफर एपिथेट में जो एडजेक्टिव है वो उस नाउन के साथ जुड़ता है जिसे वह वास्तव में नहीं दर्शाता। जैसे यहाँ पे वेरी वे है, अब यहाँ पे आपका एडजेक्टिव लगा हुआ है, एपिथेट यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन वे यहाँ पे वेरी वे का मतलब क्या हुआ, थका देने वाला रास्ता। क्या वाकई में थका देने वाला रास्ता है, नहीं। यहाँ पे असल में कौन थका हुआ है, ये प्लोमैन थके हुए हैं। यहाँ पे लगना चाहिए था, वेरी प्लोमैन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो दूसरे पे ट्रांसफ़र हो गया है, तो इसे ही कहा जाता है ट्रांसफ़र एपिथेट।
जो उसका एक्चुअल जो नाउन रहेगा उसके साथ ना जुड़ के वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला जाएगा, वो हो जाता है आपका ट्रांसफर एपिथेट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, सिमिली। तो यहाँ पे कौन सी फिगर, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज। ब्यूटी एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन इस तरह बताया जा रहा है कि ब्यूटी का हर लस्ट्रस आइज, जैसे मानवी गुण दिया जा रहा है कि ब्यूटी का क्या है, हर लस्ट्रस आइज है इस ब्यूटी का। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। ब्यूटी एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन बोला ऐसा जा रहा है कि ब्यूटी कोई लड़की है, उसके लस्ट्रस आइज के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट पे आएंगे, करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच बताना है, द केमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। मतलब केमल जो है वो डेजर्ट का शिप है, तो ये मेटाफर हो जाएगा। केमल को डायरेक्ट क्या बना दिया गया है, शिप ऑफ डेजर्ट कहा गया है, बिना लाइक और एज के लगाए। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट इंस्टेंट, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो एज लग गया है, ऐसे भी आप लगा सकते हो। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, सिम्बली, हाइपरबोली, पर्सोनिफिकेशन। इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी को होगा। लाइक शब्द, जो लाइक और एज लगा रहता है वो तुलना से तुलना की जाती है, डायरेक्ट नहीं तुलना होती है, लाइक और एज लगा के तुलना होती है। तो यहाँ पे आपका सिम्बली हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच, लाइक अ पेशेंट एथराइज अपॉन अ टेबल। इसमें बताना कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे भी लाइक लगा हुआ है, लाइक शब्द से ही तुलना की गई है, जिससे ये क्लियरली शिमली है, तो यहाँ पे भी शिमली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इन ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। यहाँ पे क्या बताना है, ही इज़ टू फॉन्ड ऑफ रेड टेप। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मिटोनमी, हाइपरबोली, आयरनी या सिम्बली है। तो ये याद रखना है। रेड टेप का मतलब क्या होता है, रेड टेप का मतलब होता है जो सरकारी कागजी कार्रवाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियल वस्तु का नाम लेकर व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे वस्तु का जो नाम है, यानी कि थिंग्स का जो नाम लेकर व्यवस्था को दर्शाया गया है, रेड टेप। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिटोनमी। मिटोनमी मैंने वही बताया, एग्जैक्ट वो ना बोल के उससे रिलेटेड कोई वर्ड बोल दो, वो आपका मिटोनमी हो जाएगा। जैसे किंग ना बोल के क्राउन बोल दो। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इन प्लग फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सॉरो इज सिम्बली, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, मेटाफर। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच इसमें होगी, प्लग फ्रॉम द मेमोरी आर रूटेड सॉरो। तो याद रखना है, यहाँ दुख को ना याददाश्त से जड़ से उखाड़ने की बात की गई है। ठीक है, जो दुख है उसको क्या किया गया है, याददाश्त से जड़ से उखाड़ने की बात कही है, जो कि एक एग्जैजरेट कर रहा है ना, ऐसा कहीं होता है। याददाश्त को, दुख को याददाश्त से जड़ से उखाड़ने की बात की गई है, जो कि एक अतिशयोक्ति है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपरबोली हो जाएगा। ऐसा कहीं होता है कि दुख को ही याददाश्त से उखाड़ के फेंक दिया जाए। द फिगर ऑफ स्पीच, होली टाइम इज द क्वाइट एज अ नन। यहाँ पे बताना है, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। एज का यूज़ करके यहाँ पे जो टाइम की तुलना नन से की गई है, तो यहाँ पर सिम्बली हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, द फिगर ऑफ स्पीच इज। यहाँ पे बताना है ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। आई थिंक ये लाइन जो है ना, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, आई थिंक। ठीक है, क्लियरली मुझे याद नहीं है। द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून, आई थिंक ये द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की लाइन है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है पोयम। तो यहाँ पे बताना है, द सी दैट बेयर्स हर बॉजम टू द मून। यहाँ पे सी को ना हर बॉजम कहा गया है, यानी समुद्र को एक स्त्री का रूप दिया गया है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पर्सोनिफिकेशन। सी क्या है, एक नॉन लिविंग चीज़ है, लेकिन इस तरह बताया गया है मानो वो कोई लिविंग पर्सन हो। द फिगर ऑफ स्पीच विच अस्क्राइब इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टू इनएनिमेट थिंग्स इज नोन। यहाँ पे बताना है, जब निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण दिए जाते हैं तो वो फिगर ऑफ स्पीच क्या कहलाता है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, जब आपको कोई इनएनिमेट थिंग्स हो गया, कोई नॉन लिविंग चीज़ हो गई, उसको मानवीय गुण दिया जाए, तो उसे कहा जाएगा पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यही होता है जिसमें निर्जीव चीज़ों को सोचने, बोलने या महसूस करने की क्षमता दी जाती है, जैसे मनुष्य करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन्स। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी एट। तो यहाँ पे देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ओ जूलियस सीजर। जूलियस सीजर क्या है, यहाँ पे एक डेड पर्सन है, उनको भी यहाँ पे एड्रेस किया गया है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं, वर्ल्ड को एड्रेस किया गया है, लाइफ को एड्रेस किया गया है, टाइम को एड्रेस किया गया है। तो भाई यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है, अब एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। यहाँ पे जो पोएट है ना, वो अमूर्त विचार यानी वर्ल्ड, लाइफ, टाइम को सीधे संबोधित कर रहे हैं, जो कि एपोस्ट्रोफी है।
नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बिन यूज इन द फॉलोइंग लाइन, इवन दस लास्ट नाइट नाउ माइट मोर आई ले एंड कुड विन दी स्लीप बाय एंड सीद। अब इसमें बताना कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए यहाँ पे स्लीप को डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, नॉन लिविंग चीज़ है, डायरेक्ट एड्रेस किया गया है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपोस्ट्रॉफी। अच्छा, कितने लोग ये है कि ये वाला मार्क देख के ही पहचान जाते हैं कि ये एपोस्ट्रॉफी होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर जगह यही वाला आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाए। कहीं कॉमा आ जाता है, कहीं आपका ये मार्क आ जाएगा, कहीं आपको खुद ही जानना होगा कि इसमें एड्रेस हो रहा है कि नहीं, डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसी नॉन लिविंग चीज़ को डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है कि नहीं, वहाँ पे खुद ही जानना होगा। कभी कभी ऐसा भी आता है। पन क्या है, पन बताना है, 1 मिनट। पन क्या है, तो पन हम सभी को पता है। पन क्या होता है, शब्दों का खेल होता है, अ प्ले ऑन वर्ड्स, शब्दों के साथ खेला जाता है। मतलब पन शब्दों के ऐसे खेल को कहते हैं जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक अर्थ का प्रयोग करके हास्य या चतुराई उत्पन्न करता है। मतलब एक ही शब्द में ना एक ही शब्द रहेगा, जैसे लाई, लाई मतलब झूठ बोलना, लाई मतलब लेटना। अब ये एक ही शब्द है, इसके डबल मीनिंग निकल रहे हैं। तो इस तरह अगर ये किसी सेंटेंस में आ जाता है तो आपने यहाँ पे ये प्ले ऑन वर्ड्स हो जाएगा, शब्दों के साथ खेलना हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ताकि ह्यूमर या चतुराई उत्पन्न की जाती है। द अक्यूरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, सेम लेटर हो गया या साउंड हो गया। जैसे यहाँ पे अलोन अलोन वाले में था ना, अलोन अलोन, या तो आप सेम साउंड की बात करो या सेम लेटर जो आपके बिगनिंग में आए, सेम लेटर बिगनिंग में आए या सेम साउंड आए एट द बिगनिंग या एडजेसेंट वर्ड्स, ठीक है, या लगा हुआ रहे, तो वो आपका क्या होगा, एलिट्रेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है, जो आपके एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या होता है, जब एक जैसे लेटर या साउंड लगातार शब्दों की शुरुआत में आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। जैसे कि स्वीट, स्वीट, साइलेंट। अगर आपका एलिट्रेशन क्लियर है ना, तो फिर आपका एसोनेंस और कॉन्सोनेंस दोनों भी, एसोनेंस ज़्यादा एसोनेंस पूछता है, वैसे कॉन्सोनेंस नहीं पूछेगा। एसोनेंस और एलिट्रेशन में अगर आपका एलिट्रेशन क्लियर है ना, तो एसोनेंस आप ऐसे ही उसको एलिमिनेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखेंगे एस एस एस, एक तो साउंड निकल रहा है आपका कॉन्सोनेंट साउंड का भी, स्वीट, साइलेंट, सा का सा एक साउंड निकल रहा है, एक तो वो हो गया। दूसरा सेम लेटर का रिपीटिशन भी हो रहा है, जैसे इसमें भी हुआ था अलोन अलोन अलोन। चलो इसमें साउंड नहीं निकल रहा था, यहाँ पे वाउल साउंड का निकल रहा था, लेकिन यहाँ पे लेटर जो सेम लेटर है ना वो रिपीट हुआ था, तो इसलिए इसको एलिट्रेशन मान लिया गया। उसी तरह यहाँ पे भी देखना है, तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। A figure of speech in which a qualifying adjective is transferred from a person to a thing from one word to another to which it does not strictly belong is called personification, transfer epithet, apostrophe, metaphor। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें क्वालिफाइंग जो एडजेक्टिव होती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक पर्सन या थिंग पर, या फिर फ्रॉम वन वर्ड टू अनदर, एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो कि ये स्ट्रिक्टली बिलोंग नहीं करता है उसे क्या कहेंगे, ट्रांसफर एपिथेट। अभी हमने पढ़ा ट्रांसफर एपिथेट क्या होता है, जब किसी नाउन की जगह किसी और से जोड़ा जाता है। मतलब एडजेक्टिव को, जो एडजेक्टिव होता है ना उसको किसी नाउन की जगह, जो उसकी रियल नाउन है उसकी जगह पे छोड़ के दूसरे नाउन से जोड़ दिया जाता है। मतलब एडजेक्टिव किसी नाउन की जगह किसी और से जोड़ा जाता हो। जैसे वियरी वे, हमने पढ़ा था ना, वियरी वे, वे थोड़ी ना इसका रियल नाउन है, इसका रियल नाउन तो प्लोमैन था, बट ये वियरी वे के साथ जुड़ा, यानी कि वे के साथ नहीं, इसको प्लोमैन के साथ जुड़ना चाहते लेकिन वे के साथ जुड़ गया, तो ये ट्रांसफ़र, यानी कि एपिथेट को, एडजेक्टिव को ट्रांसफ़र कर दिया गया। हस्तांतरण ऐसा कुछ बोलते हैं, ट्रांसफ़र का हिंदी नहीं याद आ रहा है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक है, इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, सेनिक्डोकी, एंटीथेसिस। ठीक है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, इसमें कौन सा आपका फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, जस्ट फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिल्वर की बात हो रहा है ना, सिल्वर, सिल्वर चांदी, पूरे पैसे या रिश्वत के लिए यहाँ पे बात हो रही है। जब किसी हिस्से, जब किसी पार्ट से होल को या होल से पार्ट को दिखाया जाता है तो वो आपका सेनिक्डोची हो जाता है, सेनिक्डोकी। ठीक है, यहाँ पे चांदी से मतलब क्या है, यहाँ पे सिल्वर तो बोल दिया, लेकिन यहाँ पे सिल्वर का मतलब पूरे पैसे की बात कर रहा है, पूरे पैसे या रिश्वत की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिल्वर का नाम दे दिया, आपने तुरंत समझ गए कि ये क्या है, पूरे पैसे की बात हो रही है, तो ये आपका सेनिक्डोची है। फिगर ऑफ स्पीच बताना, स्वीट और बॉर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ द पेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी चीयर्ड द लेबोरिंग स्वैन। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है।
ठीक है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें बताना है। तो देखिए मैंने कहा था कि कई जगह आपका कॉमा आ जाएगा, कई जगह आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क आ जाएगा, कहीं जगह आपको खुद ही पता करना है कि इसमें डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे ओनली कॉमा आया है, स्वीट और बॉर्न। ठीक है, स्वीट और बॉर्न। यहाँ पे जो पोएट्स है ना वो ऑबॉर्न, ऑबॉर्न एक गांव का नाम है, एक विलेज का नाम है। तो ऑबॉर्न नामक गांव से बात कर रहे हैं जो पोएट्स हैं, डायरेक्ट वो ऑबॉर्न नामक जो विलेज है उनसे बात कर रहे हैं, जैसे वो कोई व्यक्ति हो। स्वीट ऑबॉर्न, डायरेक्ट वो गांव को ही एड्रेस कर दे रहे हैं, मानो वो कोई व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक एब्सेंट या फिर एक नॉन लिविंग चीज़ को एड्रेस करना। तो एपिस्ट्रॉफी हो गया, भी डायरेक्ट उनका नाम लेके डायरेक्ट एड्रेस करना। नेक्स्ट पे आएंगे, नेम द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन दैट सोल्जर फाइट फॉर ग्लोरी एंड सीलिंग अ डे। इसमें बताना भी हमने कल ही पढ़ा था क्या होता है, हाइपरबोली, एंटीक्लाइमेक्स, मेटोनिमी, सिमिली। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, जो सोल्जर है ना वो ग्लोरी के लड़ रहा है, आपको अच्छा लगेगा। ग्लोरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है भाई, जो सोल्जर्स हैं, जो हमारे जो सिपाही हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं, ग्लोरी के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन तुरंत एक मिनट क्या हो रहा है, चलिए ग्लोरी यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो सोल्जर है ना वो ग्लोरी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन तुरंत क्या कह दिया, एंड अ सीलिंग डे। यहाँ पे तुरंत सीलिंग का जिक्र कर दिया गया, जिससे ये मजाकिया या झटका देने वाला प्रभाव बनता है। तो ये क्या कहलाएगा, एंटी क्लाइमेक्स। एंटी क्लाइमेक्स में यही होता है, जानबूझ के जो एंटी क्लाइमेक्स में इंटेंशनल रहता है, पोएट का इंटेंशन इसमें रहता है, ये ध्यान रखना है। इंटेंशनल पोएट जानबूझकर एकदम सुपीरियर से इन्फीरियर पे आ जाता है, ठीक है, एंटी क्लाइमेक्स में। लेकिन बथोस में क्या करता है, बथोस में इतना फ़र्क है कि वहाँ पे अनइंटेंशनल वो ओवर एक्साइटमेंट या बोल सकते हो ओवर इमोशनल हो जाता है, ओवर ड्रामेटिक होने के कारण जो पोएट है ना ऐसे ऐसे वर्ड्स, ऐसे ऐसी लैंग्वेज को यूज कर लेगा, वो उसी वजह से बथोस मतलब डिक्लाइन पे आ जाता है, सुपीरियर से इन्फीरियर पर उसकी पोएम आ जाती है। तो उनकी पोएम आ जाती है पोएट्स की, तो वो आपका हो जाता है, उसमें भी आपका डिक्लाइन हो जाता है, तो वो आपका बथोस हो जाएगा। उसमें अनइंटेंशनल रहता है, इसमें इंटेंशनल रहता है। अभी कल ही हमने पढ़ा था ये चीज़ को। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एट चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। यहाँ पे बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, गोल्डन लेड्स एंड गर्ल्स ऑल एट चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। देखिए यहाँ पे गोल्डन लेड्स की बात हो रही है एंड गर्ल्स ऑलमोस्ट एट चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट, डस्ट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो गोल्डन, यहाँ पे गोल्डन यूथ की बात हो रही है, यूथ को यहाँ पे रेफर कर रहा है, और जो डस्ट है ना ये डेथ को रेफर कर रहा है। जो युवावस्था है गोल्डन लेड्स यानी कि जो युवावस्था है, और डस्ट मतलब मृत्यु। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में ना जीवन और मृत्यु के विरोधाभास को दिखा रहा है। ये जीवन की बात कर रहा है और ये डेथ की बात कर रहा है, तो जीवन और मृत्यु को दिखा रहा है। इसमें दो विरोधी विचार एक साथ रखकर तुलना की जा रही है, तो ये एंटीथीसिस कहलाएगा। ठीक है, एज देख के आप लोग सिमली पे मत जाइएगा, कई जगह ये एंटीथीसिस ही है। ठीक है, अगर इसको सिमली निकाला जाए तो सिमली भी है, ऐसा नहीं है एज देख के हम सिमली पे भी चले जाए। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बोर्ड पर डिपेंड करता है वो किसको मानेंगे। द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, पर्सोनिफिकेशन, पन, हाइपरबोली, आयरनी। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ही क्लैड की बात हो रही है ना, ही क्लैड द नेक्ड, यहाँ पे दोहरा अर्थ निकाल रहा है। ये जो द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड, यहाँ पे दोहरा अर्थ निकाल रहा है, जो खुद कपड़े पहन रहा लेकिन उसे इस तरह से कहा गया है जैसे वो दूसरों को कपड़े पहना रहा हो। यहाँ पे शब्दों का खेल है, पन यहाँ पे होगा। ठीक है, ओ मिस्चीफ द वर्ड स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डिस्परेट मैन, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मिस्चीफ को क्या किया है, डायरेक्ट एड्रेस कर रहा है। जो पोएट्स हैं यहाँ पे मिस्चीफ को डायरेक्ट मतलब व्यक्ति मानकर उनसे बात की गई है, तो यहाँ पे आपका एपॉस्ट्रोफी हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बस इतना सेंस निकालिए, ना ही एक्सक्लेमेटरी मार्क पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। सेंस निकालिएगा कि कहाँ से ये एड्रेस हो रहा है, डायरेक्ट एड्रेस हो रहा है। ठीक है, नॉलेज इज़ प्राउड दैट इट नोज सो मच,
विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। द फिगर ऑफ स्पीच इज, इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच। नॉलेज को यहाँ पे प्राउड मतलब नॉलेज को क्या है, घमंड है। नॉलेज एंड विजडम इज हम्बल, ठीक है। यहाँ पे नॉलेज और विजडम को ऐसे पेश किया गया है, ऐसे रखा गया है मानो वो इंसान हो जिनमें घमंड और विनम्रता दोनों ही है। जैसे विजडम में हम्बल है और नॉलेज में प्राउड है, तो इस टाइप का अगर देखा जाए तो पर्सोनिफिकेशन ही होगा, ठीक है। कई जगह आपको एंटीथीसिस मिलेगा, बट हम पर्सोनिफिकेशन पे जाएंगे। और ये भी जो क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम बोर्ड पे डिपेंड करते हैं कि वो किसको मानते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो है आपका स्केप्टर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन। इसमें बताना है एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद पुअर क्रूड साइथी एंड स्पेड। व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच इज हियर। एपोस्ट्रोफी, मेटाफर, मेटोनिमी, हाइपरबोली। कौन सा यहाँ पे आपका एपोस्ट्रोफी है। देखिए यहाँ पे स्केप्टर एंड क्राउन की बात हो रहा है, ठीक है। क्राउन जो दोनों ही किसका प्रतीक है, किंग का प्रतीक है। अब किंग ना बोल के यहाँ पे क्राउन बोल दिया गया है। स्केप्टर दोनों ही किंग का प्रतीक है। जब किसी वस्तु से किसी व्यक्ति का गुण का रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो मेटोनिमी कहलाता है। मेटोनिमी हो जाएगा रिलेटेड, उसका रियल वर्ड ना बोल के उससे रिलेटेड कोई वर्ड हम कह दें तो वो आपका मेटोनिमी है, रिलेटेड रहता है। फिगर ऑफ स्पीच इन लेबर वाइड एज द अर्थ हैज़ इट्स समिट इन हेवन। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिम्बली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एपिग्राम। यहाँ पे एज की बात हुई है, ठीक है। यहाँ पे वाइड एज द अर्थ, इस वाक्य में एज का यूज़ करके तुलना की गई है, तो ये आपका सिम्बली है। नेक्स्ट पे आएंगे, द फिगर ऑफ स्पीच इन स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिम्बली, एपिग्राम, आयरनी, एपोस्ट्रोफी। तो सिम्बली तो है नहीं, सिम्बली को ऐसे एलिमिनेट कर दें। बचा क्या आपका, आयरनी, एपिग्राम, एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी भी नहीं है क्योंकि इसमें कहीं एड्रेस नहीं किया जा रहा है। बचा आयरनी और एपिग्राम। अब यहाँ पे बताना है क्या, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स। तो ये एक क्या है, एक संक्षिप्त वाक्य है, एक कंसाइज वे में एक आपका स्टेटमेंट दिया गया है जो गहराई से सोचने पर व्यंग और बुद्धिमत्ता दर्शाता है। ऐसे वाक्य को हम क्या कहलाता है, ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, एपिग्राम, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्वीट थेम्स, ये भी लगा हुआ है, यहाँ पे स्वीट थेम्स की बात हो रही है। यहाँ पे जो पोएट्स है वो नदी से बात कर रहा है जैसे वो जीवित हो, इसलिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी हो जाएगा। बात कर रहे हैं वो स्वीट थेम्स, फिर आगे कह रहे हैं रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग, मतलब धीरे बहो। स्वीट थेम्स की बात हो रही है, धीरे बहो जब तक मैं अपना गाना ख़त्म ना कर लूँ। एरर्स लाइक स्ट्रॉस अपॉन द सरफेस फ्लो। इसमें बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पल्स मस्ट डाई ब्लो, ठीक है। इसमें बताना है द फिगर ऑफ स्पीच, सिम्बली, हाइपरबोली, मेटाफर, एंटीथीसिस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे देखिए एरर्स लाइक स्ट्रॉ की बात हुई है, यहाँ लाइक के प्रयोग से तुलना की गई है जो कि सिम्बली है, हम इसको सिम्बली पे जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दे स्पीक लाइक सेंट्स एंड एक्ट लाइक डेविल्स। द फिगर ऑफ स्पीच लाइक सेंट लाइक डेविल्स, तो ये भी यहाँ पे भी क्या, दोनों हिस्सों में लाइक का ही यूज़ करके तुलना की गई है। संत और शैतान की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी सिम्बली है। नेक्स्ट पे आएंगे, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, यूथ इज़ अ फुल ऑफ प्लेजर, एज इज़ अ फुल ऑफ केयर, एंटीथीसिस है या फिर आपका मेटाफर है, सिम्बली है, एपोस्ट्रोफी है। तो यहाँ पे देखिए यूथ और एज को क्या किया गया है, प्लेजर और केयर, दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा गया है। प्लेजर एंड केयर, दो विपरीत विचारों को एक साथ, दो कॉन्ट्राडिक्ट थॉट्स को या आइडिया को एक साथ रखा गया है। तो यहाँ पे ये एंटीथीसिस का उदाहरण है जिसमें दो विपरीत बातें एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में तुलना की प्रयोग की जाती है, यूज़ की जाती है। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन हेल स्माइलिंग मोर। हेल मतलब स्वागत है, यहाँ पे वो वाला हेल नहीं है। हेल यहाँ पे वेलकम की बात हो रहा है। यहाँ पे स्माइलिंग मॉर्न, जो सुबह सुबह मॉर्निंग होती है उसको स्वागत किया जा रहा है। तो यहाँ पे हेल को, ठीक है, एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। स्माइलिंग मॉर्न, इसमें जो स्माइलिंग मॉर्न है, प्रभात को पुकारा जा रहा है जब किसी निर्जीव वस्तु या एब्सेंट चीज़ को या एब्सेंट व्यक्ति को सीधे एड्रेस किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एपोस्ट्रोफी एस कह रहे हैं। व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज रिप्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एपोस्ट्रोफी, इंटरोगेशन एंड आयरनी, हाइपरबोली।
तो ये एक इंटेरोगेशन है, कैन टू वॉक टुगेदर एक्सेप्ट दे बी एग्रीड। ठीक है, ये एक इंटेरोगेशन है, ये एक प्रश्न होता है, एक इंटेरोगेशन होता है, लेकिन इसका जो उद्देश्य है ना उत्तर पाना नहीं होता, बल्कि विचारों को बल देना होता। कोई थॉट्स है, कोई आइडिया है, उसको बल देना होता है। ठीक है, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम इंटेरोगेशन कहते हैं। मतलब ये क्वेश्चन तो करेगा, विचारों क्वेश्चन नहीं करता है ये, मतलब क्वेश्चन करेगा, जो सेंटेंस रहेंगे वो क्वेश्चन ही रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि उत्तर पाना नहीं है, बल्कि जो विचार है ना उसको बल देना है, उसको बल देना है उसको। ठीक है, जो विचार है उसको बताना है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, हेस्टन स्लोली, हेस्टन स्लोली, जल्दी करो धीरे। अब दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ रखा गया है, टू कॉन्ट्राडिक्ट अपोजिट वर्ड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे एक तरफ कह रहा है जल्दी करो, फिर एक तरफ कह रहा है धीरे। दो विपरीत शब्द है कि नहीं, एक साथ आए हुए हैं, तो ये क्या होता है, ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में ऐसे दो विरोधी शब्द का यूज़ होता है जो एक ही वाक्य में आते हैं और सटे सटे रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। दिस लाइन यूजेज विच फिगर ऑफ स्पीच, बेस्ट ऑफ टाइम, वर्स्ट ऑफ टाइम। दो कॉन्ट्राडिक्ट विचार है ना, दो विरोधी भावों को एक साथ रखा गया है। यहाँ पे बेस्ट की बात हो रही है, फिर वर्स्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका एंटीथीसिस होगा। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट दोनों में रखा जाता है, ऑक्सीमोरोन में भी एंटीथीसिस में, लेकिन उसमें वर्ड्स रखे जाते हैं और एंटीथीसिस में विचार, पूरे सेंटेंस, पूरे फ्रेज एक साथ रखे जाते हैं, पूरे आइडियाज़, लेकिन कॉन्ट्राडिक्ट दोनों रहते हैं। लव इज़ एन आइडियल थिंग, मैरिज इज़ अ रियल थिंग। अब यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, लव इज़ एन आइडियल थिंग। यहाँ पे आइडियल और रियल दो विरोधी भाव है इसमें, तो इसे एंटीथीसिस कहेंगे। ठीक है, दो विपरीत विचारों को एक साथ रखा जाता है। लेट्स गो टू बेड नाउ, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच, लेट्स गो टू बेड नाउ। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर है या मेटोनिमी है, एपोस्ट्रोफी है, एलिट्रेशन है। देखिए यहाँ पे बेड की बात हो रही है, बेड यहाँ पे हम स्लीप, सोने। अब हम स्लीप ना बोल के बेड बोल दें। अब स्लीप से तो बेड जुड़ा हुआ है या बेड से स्लीप जुड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से तो रिलेट कर रहे हैं ना। स्लीप मतलब बेड, मतलब यहाँ पे रेस्ट को भी ले लेते हैं, रेस्ट का भी ये सिंबल है भाई, बेड पे तो रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मिटोनिमी। स्लीप ना बोल के, रेस्ट ना बोल के डायरेक्ट बेड बोल दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड है, तो ये आपका मिटोनिमी हो गया। जब किसी वस्तु का नाम उसके किसी अन्य रिलेटेड वस्तु से बदल दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड मिटोनिमी। जैसे हम यहाँ पे स्लीप और रेस्ट ना बोल के बेड बोल दें। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स टेक्स द ब्लोज। फिगर ऑफ स्पीच बताना है इसमें, सिमिली, हाइपरबोली, मेटाफर, एपिग्राम। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ। ह्यूमर को ही बना दिया गया है शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, डायरेक्ट, सॉरी मेटाफर है, मेटाफर। ठीक है, मेटाफर है क्योंकि यहाँ पे ह्यूमर की तुलना की गई है, वो भी लाइक को एज लगा के नहीं, डायरेक्ट। ब्रिंग एन अलार्म क्लॉक क्लैंक इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे देखिए ब्रिंग एक साउंड है जो घड़ी की आवाज़ की नकल करती है ना, ब्रिंग एक साउंड है, तो उसे क्या कहेंगे, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया वही होता है एक ऐसी साउंड जो वस्तु की आवाज़ की इमिटेट करती है, उसे ओनोमेटोपिया कहेंगे, साउंड को इमिटेट करती है। व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, एपिग्राम, मेटाफर, एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरोन। तो यहाँ पे जो आपका द मोर हेस्ट द लेस स्पीड है, ये आपका एपिग्राम हो जाएगा। ठीक है, एपिग्राम क्या होता है, छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, बहुत क्लेवर होता है, यानी कि चतुर होता है, व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट होता है जिसमें गहराई छिपी होती है, गहराई से सोचने पर जोर दिया जाता है, यानी कि एपिग्राम की यही पहचान है। सिंपल है, संक्षिप्त होता है, क्लेवर से भरा होता है, व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट होता है जिसमें एक गहराई छिपी होती है, डेप्थ होता है। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, बॉयज़ विल बी बॉयज़। ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो भाई ये भी आपका क्या है, एपिग्राम है। ठीक है, छोटा है, संक्षिप्त है और एक आपका व्यंग्यात्मक वाक्य है जो लड़कों के स्वभाव को व्यंग करता है। यहाँ पे बॉयज़ विल बी बॉयज़। What figure of speech involves a comparison between two unlike quantities without using like and as। तो दो असमान वस्तुओं की तुलना बिना like और as से की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, मेटाफर। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज। ये कौन सा एग्जाम्पल है, सिमली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबली। तो भाई यहाँ पे लाइक की बात हुई है तो ये आपका सिमली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लाइक का यूज़ करके ये क्लियर है कि यहाँ पे आपका सिमली है।
नेक्स्ट पे आएंगे, डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड है। यहाँ पे बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ पे डेथ, देखिए यहाँ पे डेथ को इंसान की तरह हाथ रखने वाला बताया गया है कि डेथ लेज हिज आईसी हैंड्स ऑन द किंग्स। यहाँ पे डेथ को ऐसे बताया गया है कि ये एक इंसान है, मानो हाथ रखने वाला बताया गया है, जो कि एक निर्जीव वस्तु को मानवीय गुण देना, वही कहलाता है पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड, ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। यहाँ पे देखिए मॉर्टल वुंड की बात हो रही है, ठीक है। वुंड क्या है यहाँ पे, ही रिसीव्ड अ मॉर्टल वुंड। तो यहाँ पे जो मॉर्टल है ना, वो व्यक्ति के बजाय वुंड को दिखा गया है। यहाँ पे मॉर्टल कौन होगा, व्यक्ति ही है ना, जो पर्सन है वो मॉर्टल होगा, ये थोड़ी ना वुंड होगा। तो यहाँ पे मॉर्टल किसके साथ जुड़ गया है, वुंड के साथ जुड़ गया है। तो यानी कि जो एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव को एक शब्द से हटाकर दूसरे से जोड़ने पर यही फिगर ऑफ स्पीच आती है, ट्रांसफर एपिथेट, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, दिस स्टेटमेंट यूजेज विच फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ये आया था शायद ये क्वेश्चन। आई सी यू कमिंग आउट ऑफ अ लाइट ब्लू कार टुमारो, सिमली मेटाफर इन्वेंडू एपिस्ट्रॉफी। तो इन्वेंडू होता है, इन्वेंडू को हिंदी अगर हम बोले तो व्यंजना, मतलब ये सीधा ना कहकर संकेत करता है, शायद किसी कोई भाव हो गया कोई व्यवहार को लेकर। तो इन्वेंडू का यूज़ कब करते हैं, जिसमें इनडायरेक्ट रूप से कुछ कहा जाता हो। ये डायरेक्ट नहीं कहता है, ये इनडायरेक्ट रूप से कुछ कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है आपका इन्वेंडू, सीधा ना कहकर संकेत बस करता है। नेक्स्ट पे आएंगे, ही वॉज अ गुड, अब किसी दिन लेंगे इस पर क्लास तो हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से। ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। गुड टीचर, पुअर स्टूडेंट, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा कि नहीं, गुड टीचर एंड पुअर स्टूडेंट एक दूसरे के विरोधी गुण है यहाँ पे, तो एक ही व्यक्ति के लिए कहे गए हैं, इसलिए ये क्या है, मतलब वो गुड टीचर है पुअर स्टूडेंट है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ये आपका एंटीथीसिस होगा, ठीक है। तो ये था, इतना ही क्वेश्चन है, हाँ इतना ही क्वेश्चन थे। तो कितना आपने स्कोर किया ज़रूर बताइएगा, मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, आप ही लोग के कहने पे मेरे एक्सप्लेनेशन अब कम होता जा रहा है, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं अब, खासकर जो आपके प्रैक्टिस सेशन होंगे। तो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा, और पेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, पेड पीडीएफ के लिए इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। पेड पीडीएफ के लिए ये इस नंबर पे, बाकी यूट्यूब की पीडीएफ ले रहा है तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा, ओके। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।